हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल वीकेसी में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का राजनीतिक विज्ञान, जिसका पाठ रहेगा सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता के बारे में पढ़ेंगे तभी तो पता होगा। तब हम जो सीज़न है 2020-21 का, जो कि 2021 में आने वाला है, तो रेडी हो जाइए, क्योंकि हमको आशा है कि आप जैसे विद्यार्थी बहुत महान होते हैं। तो ये एनसीईआरटी पर आधारित है। जिस राज्य में एनसीईआरटी बुकें हैं उस वो वीडियो ये देख सकता है। तो चलिए बिना देर न किए हुए आगे स्टार्ट करते हैं अपना कहानी। लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इन दोनों से पहले हम बेल्जियम के बारे में जानकारी लेते हैं, जो कि हमारा है पहला पॉइंट रहेगा। यूरोप महाद्वीप एक छोटा सा देश है। जो ये बेल्जियम है यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। इसका दूसरा पॉइंट रहेगा, यह हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। जो हमारे भारत की जो हरियाणा राज्य है, जो स्टेट है, उससे भी छोटा है। अब इसका तीसरा पॉइंट है, इसकी सीमा फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग से लगती हुई है। जो बेल्जियम का जो सीमा है वो 3 फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग चार से लगती हुई है। अब जो इसकी आबादी की बात कर लें तो इसकी आबादी है 1 करोड़ से भी अधिक, जबकि हमारे हरियाणा राज्य की जो जनसंख्या है वो लगभग 2 करोड़ है। तो जो हरियाणा की आबादी की भी आधी, इसके दूसरे पॉइंट है हरियाणा की आबादी की आधी है बेल्जियम का। अब इसका एक सबसे महत्वपूर्ण है, जातीय बनावट बहुत ही ज़्यादा जटिल है। इसकी हम भी ये सबसे विशेष पॉइंट है, इसकी यहाँ की जातीय बनावट है वो सबसे जटिल है। तो इसको हम और बेहतर ढंग से जानने के लिए कि वहाँ पे क्या विविधताएं हैं, तो हम मैप में पढ़ेंगे। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जिसमें कि ये बेल्जियम का मैप है। जो ऊपर वाला है इसमें डच भाषा बोली जाती है, और जो नीचे वाला में वो फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और जो इधर है वो जर्मनी, जिसमें 1% लोग जर्मनी भाषा बोलते हैं। तो जो डच भाषा जहाँ पे बोली जाती है उस इलाके को फ्लेमिश इलाका कहा जाता है, जिसमें कि लोग जो 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। जो फ्रेंच में इसको बेलोनिया कहा जाता है, जिसमें 40% लोग ये फ्रेंच भाषा बोला जाता है। जिसमें ये जो बीच में है, जो बेल्जियम की जो राजधानी है, जो ये राजधानी ब्रुसेल्स, जिसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो डच भाषा बोलते हैं। तो अब जो सबसे ज़्यादा इसमें तनाव देखने की बारी है जिस ब्रुसेल्स का है, जो राजधानी इसमें है। इसमें 80% जो फ्रेंच बोलने वाले, जो 20% डच बोलने वाले, इसके बीच में तनाव अधिक ज़्यादा फैली हुई होती है। और जो 1% जो लोग जर्मनी होते हैं ये कम लोग हैं। अगर फ्लेमिश और बेलोनिया का आप देखें जो जनसंख्या है, फ्लेमिश की जो डच की है जो 59% है, और ये यहाँ के जो बेलोनिया का जो फ्रेंच भाषा इसमें कम लोग हैं। और यहीं अगर कैपिटल में देखें जो इसकी राजधानी में है, वहाँ फ्रेंच लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं और ये यहाँ पे कम बोला जाता है। तो ये फ़र्क बहुत ही होता है इसके बीच में। समृद्ध और बहुत सारी आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे आगे कि कौन किसका अच्छा है। चलिए साथ ही जो हमारा जो अगला है, हमारा पहला पॉइंट है, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादातर ताकतवर और समृद्ध होते हैं। अब जो वहाँ पे जो कम अल्पसंख्या यानी कम संख्या वाले जो फ्रेंच लोग होते हैं वो ज़्यादा अमीर होते हैं, आर्थिक स्थिति से काफ़ी बेहतर होते हैं और समृद्ध होते हैं, ताकतवर होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे भारत में जो जो फ्रेंच जो जैसे इसमें अल्पसंख्यक जो हमारे अमीर जो हमारे धनी वर्ग है हमारे भारत के अंदर कम है, और जो निर्धनता के जो लोग हैं जनसंख्या काफ़ी अधिक है, जिसके कारण जो निर्धनता वाले अमीर वाले लोग से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो जो वे संसाधन उपभोग कर पाते वो गरीब लोग नहीं कर पाते, जिसके कारण वो प्रभावित होते हैं। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है, डच भाषी लोग इस बात से नाराज़ हैं। अब जो डच भाषा जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में थे, और वो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी काफ़ी ख़राब थी और वो अच्छा भी नहीं था, जिसके कारण वो कुछ कर सकें। तो ये डच भाषी लोग विरोध करते थे। 1950 तीसरा पॉइंट, 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ा। अब देखो 1950 और 60 यानी जो 10 साल की जो गैप था, उस 10 साल के गैप के अंदर जो फ्रेंच और डच बोलने वाले जो लोग थे उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद, चिड़चिड़ापन, तनाव हो गया, जिसके कारण मतलब जो विकास करने में और कुछ समाज में ऊपर नीचे होने लगा। साथ ही जो हमारा जो अगला पॉइंट है, ब्रुसेल्स में तनाव ज़्यादा दिखा। अब जो हमारा जो कैपिटल जो राजधानी थी ब्रुसेल्स में, वहाँ पे जो डच यानी डच बोलने वाले जो संख्या थी वो कम था और फ्रेंच ज़्यादा वहाँ पे बोला जाता था।
तो ब्रुसेल्स में जो काफ़ी तनाव देखने को मिला, क्योंकि कैसे वहाँ की जो स्थिति है बेहतर किया जाए। तो बहुत सारी ऐसी थी जो समस्याएं थी, जो उनके बीच में मतभेद और तनाव की भावना बनी रही, परंतु वो आगे जाके सुधार लिए थे। तो जो हमारा बेल्जियम की जो कहानी था, अभी इसको अलग करते हैं। अब हम अगला श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा जो अगला है, जो देखिए इसमें मैप में आप देख सकते हैं कि मैप हमारा है श्रीलंका का। तो इसमें कलर क्या देख सकते हैं कि जो पीला वाला है जो इंडियन तमिल है, और जो नीला कलर का है यहाँ पे सहेली लोग ज़्यादा है, और जो श्रीलंका तमिल है वो ब्राउन कलर का है। तो इसको छोड़ के अगला करते हैं। इसमें है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका है जो पहले इसका पूरा नाम शिलोंग था, शिलोंग, जिसमें ये 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तब ये तुरंत 1 साल बाद ये भी आज़ाद हुआ था, क्योंकि ये भी पहले गुलाम था। तो इसकी हम बातें कर लेते हैं। दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है श्रीलंका है, जो दक्षिण एशिया में पहला पॉइंट है हमारा, जो दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, इसकी जो आबादी है 2 करोड़ है, लगभग हमारे भारत की जो राज्य है हरियाणा के बराबर, इसकी आबादी 2 करोड़ है। तीसरा पॉइंट हमारा है, ये भी जातीय समूह है, यहाँ पे भी जातीय समूह है। तो इसमें यहाँ पे जातीय समूह क्या है, सिहली और तमिल जो लोग हैं। अब सिहली तमिल के बारे में क्या क्या गड़बड़ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या बात थी, क्या तनाव है। तो हम बात करते हैं कि श्रीलंका की जो सिहली जो लोग हैं वो 74% होते हैं वहाँ पे। जो पूरे श्रीलंका में जो सिहली है वो 74% है। और जो अगला पॉइंट है तमिल, जो 18% है। अब जो यहाँ पे सबसे जो सिहली है 74% और सबसे बहुसंख्यक है वो है सिहली लोग, और अल्पसंख्यक है 18% जो कि तमिल है। अब तमिल में भी अलग अलग है, जो इसमें श्रीलंका है कुल, और कुछ भारतीय मूल है। भारतीय मूल वो लोग हैं जब अंग्रेजों के समय में जो भारत से कुछ जो नागरिक जो श्रीलंका ले गए थे काम करने के लिए, खेती करने के लिए, वो वहाँ पे वो श्रीलंका के मूल निवासी कहलाए, हालांकि वो भारतीय मूल है। तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में बसे हैं। आप देखिएगा जो श्रीलंका है, श्रीलंका की जो इधर जो उत्तर है, उत्तर श्रीलंका, और जो पूर्वी जो इधर है जिसमें भारतीय मूल बसे हैं। सिहली बौद्ध, अब जो सिहली है बौद्ध धर्म को ज़्यादा अपनाते हैं, और तमिल हिंदू और मुसलमान दोनों को। अब जो ईसाई है हमारे, जो इसकी केवल 7% है, जो कि ये सिहली और तमिल भाषा दोनों जानते हैं। जो ईसाइयों की जो है वो अल्पसंख्यक है, वो केवल 7% है, जो कि वो सिहली और तमिल भाषा दोनों को जानते हैं। तक हम बात करते हैं कि ये श्रीलंका और तमिलों के बीच में क्या विवाद थी। तो आज देखते हैं कि जैसे समझते हैं कि ये श्रीलंका की जो इसमें है, जो एक छोटा सा जहाँ पे तमिल लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे तमिलों की मांग होती है कि इसको हमारा एक छोटा सा अलग देश बना दिया जाए तमिलों की। परंतु जो श्रीलंका इसका विरोध करते हैं, कि तनिक बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि अलग से देश में आके यहाँ पे बस के और बोल रहे हैं अलग, ऐसा नहीं कुछ होगा। तो श्रीलंका की बहुसंख्यक बात के बारे में, तो श्रीलंका के बहुसंख्यक बाद है, स्वतंत्रता मिली थी ये 1948 में, इसको आज़ादी हुई थी। और इसका दूसरा पॉइंट है यहाँ सिहली समुदाय का दबदबा। अब जो सिहली समुदाय के बारे में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे इसका जो लगभग 74% जो इसकी जनसंख्या है, इसके यहाँ पे दबदबा है सिहली लोगों की। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत सिहली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। अब जो 1956 में एक कानून बनाया गया जिसमें कि सिहली भाषा को राज्य भाषा घोषित करने के बाद जो तमिल जो लोग होते हैं इनके खिलाफ विरोध करने लगे। इसके बीच में तनाव का पैदा पड़ गया, और आगे चल के बहुत सारी मतभेद और चिड़चिड़ापन होने लगा, एक दूसरे के बीच में आक्रोश सच छा गया। ऐसा और कानून जो सिहली लोग ने बनाया था, जिसके कारण और भी कानून बनाए जिससे कि तमिल लोग और ही प्रभावित हो गए। तो जो कि पहला था उसमें जो सिहली के लोग के द्वारा था, सरकारी नौकरियों में सिहली लोगों को प्राथमिकता की नीति चलाई गई। वहाँ पे जितने भी सरकारी नौकरी हुआ करते थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले सिहली लोगों को मिलती थी। अब जो सरकार बौद्ध मत को संरक्षण दे रहा, वहाँ पे जो एक सरकार था जो कानून बनाया गया था वो बौद्ध मत को संरक्षण बचाव की जो घोषणा कर दी थी। तो इसके दूसरी तरफ इन्हीं सरकारी फैसलों से तमिल जनता नाराज हो गई थी। जो ये दोनों कानून जो बनाए गए, वहाँ पे सरकार की जो नीतियाँ बनाई गई, जो नियम बनाए गए, इससे तमिल लोग बहुत सारा प्रभावित हो गए। इन्हें लगा कि सरकार और राजनीतिक पार्टियाँ तमिलों के खिलाफ है। तो और बीच में आक्रोश हो गया और तनाव की भावना उत्पन्न हो गई। तमिल लोगों ने अपनी पार्टी बनाई। तो इसकी जो अगला पॉइंट था उसमें से कि तमिल लोगों ने अपनी अगले पार्टी बनाई, जिससे कि वो तनाव को
जो समाज में स्थिति जो भी है आक्रोश को ख़त्म कर सके। अब इसके बीच में बहुत सारी मतभेद पैदा हो चुकी थी। इसी के साथ साथ जो तमिलों ने कुछ मांगे रखी, जो 3 मांगे रखी, तमिलों को राज्य भाषा बनाओ। अब जो तमिलों की जो मांगे था, जो हमारे भाषाओं को राज्य भाषा स्थापित करो, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर। जो तमिलों ने की मांग था कि जो शिक्षा और जो रोजगार जो मेन है उन्हें हमें समान अवसर प्रदान करे। इसी के साथ ही वो तमिलों ने कुछ सबसे बड़ा कदम उठाया, जो कि आगे चल के तमिलों ने अपना एक उग्र संगठन बनाया, जिसका संगठन का नाम रखा लिट्टे। लिट्टे का फुल फॉर्म आप कमेंट में लिख सकते हैं या तो मैं लिख देता हूँ। दोनों समुदायों के बीच टकराव बहुत हुआ और गहरा युद्ध चला। ये जो टकराव है ये तमिल और सिंहली लोगों के बीच में काफ़ी चला। अब जो इसमें बेल्जियम की समझदारी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे वहाँ पे बोला जाता था जर्मनी, डच और फ्रेंच भाषा बोला जाता था। तो ये सब बेल्जियम की समझदारी में उनका पहला पॉइंट रहेगा हमारा। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों तथा सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। अब जो बेल्जियम के जो नेताओं थे, वहाँ की जो सांस्कृतिक की थी, जो डच की थी और फ्रेंच की थी, उनको स्वीकार किया गया और किसी को भी एक दूसरे से मतभेद और आक्रोश की भावना को फैलने नहीं दिया। दूसरा पॉइंट है 1970 और 1993 के बीच उन्होंने संविधान में 4 बार संशोधन किए, यानी 4 बार सुधार किए, जिससे कि वहाँ की जो डच और फ्रेंच की जो लोग हैं उनके बीच में जो भाईचाराओं की भावना बनी रहे। तीसरा पॉइंट था हमारे, संशोधन इसलिए किया ताकि देश के सभी मिलजुल कर रहे, सभी देश के अंदर भाईचाराओं की भावना बने रहे और अपने समाज को एक दृष्टि और एक विकास की ओर ले जाने के लिए सक्षम रहे, और कोई भी गृह युद्ध और कोई भी मतभेद ना हो समाज के अंदर, जिससे कि उस देश की हानि पहुँचे। आप इसमें ध्यान दिए होंगे कि जो श्रीलंका के जो सरकार थी वो सिंहली लोग के लिए फायदे की बात करती थी, जबकि बेल्जियम था वो सारे अपने जो डच, फ्रेंच और जितने भी क्षेत्रीय हैं उनके फ़ायदे के लिए बात करते थे। इसीलिए हम बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो बेल्जियम की जो वहाँ की व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छा था, संविधान काफ़ी अच्छा बनाया था, सुधारा था। तो हम अगला बात करते हैं, के साथ ही हम बात करते हैं बेल्जियम द्वारा बनाया गया मॉडल। अब हम मॉडल के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें इससे सीख लेनी चाहिए हर एक देश की कि कैसा संविधान और कैसा स्थिति नियम होना चाहिए, जिससे कि हम अपने धर्मों के बीच में सामंजस्य बैठा सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट हमारा रहेगा, बेल्जियम के द्वारा बनाया गया मॉडल का पहला पॉइंट रहेगा, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी। अब जो डच और फ्रेंच भाषी के जो मंत्रियों को बनाया गया, समान संख्या दिया गया कि डच से भी उतना ही निकलेगा जितना कि फ्रेंच संख्याओं का जो मंत्रियां निकलेगा, संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकता है जब दोनों समूहों के सांसद बहुमत हो। अब जब भी कोई कानून बनाना होगा तो जो है डच और फ्रेंच दोनों से पूछा जाएगा और उस पर बहुमत की जाएगी, जिससे कि वो आगे चल के लागू होगा। इसकी दूसरी पॉइंट है, केंद्र सरकार की सारी जो शक्तियां हैं 2 इलाके क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। अब जो केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं वो जो क्षेत्रीय यानी स्टेट के अंदर जो सीमित लिमिटेड होता है उसके अंदर वो बांट दिया गया, जिससे कि और भी अच्छा हो जाएगा। ब्रुसेल्स जो वहाँ की राजधानी थी, बेल्जियम की राजधानी थी। ब्रुसेल्स में अलग अलग सरकार हैं, इनमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व दिया गया, जो डच और फ्रेंच, जिससे कि कोई भी मतभेद ना हो। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार भी बनाई गई, जैसे गांव में होता है सामुदायिक सरकार, और जैसे उसके अंदर एक्स्ट्रा में जो सरकारें बनाई गई, जिससे कि जो जनता है वो सीधे उससे संपर्क कर सकते और अपनी जो समस्या है उनको बता सके, जो डच और फ्रेंच भाषाओं की जो उनकी प्रॉब्लम हो। हम बात करते हैं, क्या पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है या होनी जरूरी है, कि यानी सत्ता में बंटवारा होना जरूरी है? तो बिल्कुल हाँ, इसको आप पहला तर्क और दूसरा तर्क से भी दे सकते हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सत्ता के पहला तर्क में ऐसे लिख सकते हैं, पहला पॉइंट में, कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, सत्ता का बंटवारा करना ठीक होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो श्रीलंका में था वहाँ पे सत्ता का बंटवारा किया गया था सिंहली लोगों को, परंतु वहाँ पे क्या था, ऊंच नीच का हो रहा था, जिसके कारण मतभेद और आक्रोश की भावना फैली हुई थी। तो सत्ता की बंटवारा समान रूप से ठीक होता है। दूसरा पॉइंट, विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। अब जब सत्ता की जब बंटवारा होता है तो जो टकराव की भावना, हिंसा की भावना है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो
तीसरा है सत्ता में साझेदारी यानी बराबर बराबर बांटना। सत्ता की बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक होता है। जब सत्ता की बंटवारा किया जाता है तो उस समय डेमोक्रेसी के लिए, व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। सत्ता की साझेदारी, जो हमारा जो चौथा पॉइंट रहेगा कि सत्ता की साझेदारी जो डेमोक्रेसी यानी जो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सबसे अहम और आत्मा कहलाती है। अगर हमारे सत्ता का बंटवारा नहीं किया जाएगा या सत्ता का बराबर नहीं होगा तो एक लोकतंत्र नहीं होगा। तो आप जानते होंगे कि लोकतंत्र में क्या होता है, जो लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है और जो सरकार होती है वो लोगों के हित के बारे में सोचा करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, या तो ये तानाशाही है या कोई एक राजतंत्र का स्थापित हो सकता है। जो अगला हमारा है जो सत्ता की साझेदारी के रूप में, अब जो हमारा प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में ज़रूर आने का संभावना है। तो अब इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता था कि जो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, जो पहले से माना जाता था कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा हम नहीं कर सकते हैं उसको, लेकिन इसके विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। अब इसके विरुद्ध जो उल्टा क्या होगा, सत्ता का साझेदारी यानी बंटवारा करने के लिए विचार सामने आ ही गया। लंबे समय तक ये मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, यानी जो लंबे समय से यही बात की जाती है बहुत पुराने से कि जो जितने भी फैसले लेने की शक्ति है वो सरकार की जो एक ही व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, या तो राजा होगा या तो कोई एक ही पार्टी के हाथ में, जिससे कि फैसला लेने की में आसानी होगा। अगर देखिए कोई राजतंत्र में है या तो कोई राजा है तो अपना फैसला अकेले का है, वो खुद का ले सकता है, या तो वो अपना जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। शक्ति अब क्या है इसमें आसानी से लेने, अगर फैसले की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेने उन्हें लागू करना संभव नहीं है। अब देखो क्या है कि अगर मान लो कि कोई एक व्यक्ति के हाथ में जो पावर है तो वो क्या करता है, वो अपनी मर्जी से जो भी है न्याय कर सकता है। और वहीं अगर शक्ति का जो विभाजन है वो कई लोगों के बीच में किया गया तो क्या होगा, सभी की मान्यता चाहिए, सभी की बहुमत चाहिए, जो बहुमत चाहिए, तभी जाके कोई भी कानून और कोई भी नियम है वो लागू होगा। तो इसमें ये लिखा गया था। हमारा जो अगला है शासन के विभिन्न अंगों के बीच शासन का बंटवारा। तो हम कैसे शासन का बंटवारा करते हैं, कैसे हम साझेदारी करते हैं। तो जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। तो आप जानते होंगे कि भारत के अंदर सत्ता का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका वह पालिका होता है जिसके अंदर जो कानून बनता है, विधायक बनता है। कार्यपालिका जो कानून को लागू करने में सक्षम होता है। न्यायपालिका जो कानून को न्याय दिलाता है। के बीच में बंटवारा, इन दोनों के बीच में एक दूसरे के मतलब तीनों के बीच में सामंजस्य बैठाते हैं सत्ता का। यह सत्ता का 36 बंटवारा कहलाता है सीधा। दूसरा पॉइंट है, इस बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि शासन का कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि सब कोई भी जो व्यक्ति है, जो सत्ता है, जो भी है, वो अपना जो शक्ति का अलग इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कुछ अलग गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसीलिए विभिन्न संस्थाओं के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है, समानता बना रहता है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो समाज में हिंसा भी नहीं फैलेगी और कोई भी आक्रोश और मतभेद नहीं होगा जब तक कि सत्ता का विभाजन नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा। तो हम इसी के साथ साथ एक और ले लेते हैं, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। अब जो सरकार हमारे भारत के अंदर या किसी भी अन्य देश के अंदर, वैसे हम अपने भारत के अंदर के पढ़ते हैं कि सरकार के बीच में विभिन्न स्तरों की सत्ता का बंटवारा कैसे किया जाता है। तो जैसे कि केंद्र सरकार, अब केंद्र सरकार में आप जानते होंगे, जैसे हमारे केंद्र सरकार में है बीजेपी, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी। तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री है, केंद्र है, ये पूरे भारत के बारे में सोचते हैं, देखते हैं। कि प्रांतीय सरकार में देखिएगा तो इन दोनों के बीच में क्या बंटवारा है। प्रांतीय सरकार जैसे राज्य का स्तर, जैसे राज्य स्तर पर होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यहाँ की जो सरकारें हैं वो सिर्फ अपने दिल्ली, हरियाणा, बिहार के अंदर तक ही देखेगा कि उसके अंदर क्या समस्याएं हैं। जबकि केंद्र जो सरकार है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर मिल चुका होता है, वो पूरे भारत के बारे में सोचता है। जबकि जो अब जो हमारा तीसरा स्थानीय सरकार में वह सरकार आता है, जैसे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत आ जाता है और शहरी क्षेत्र में नगर निगम आ जाता है। जैसे हमारे जो शहरी क्षेत्र में नगर निगम होता है, जैसे एमएलए आ जाता है, विधायक आता है। और ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिएगा स्थानीय सरकार क्या होता है, जो होता है पंचायत समिति और जो मुखिया होता है, वार्ड होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों से करीबी होता है, जिसके अंदर जो लोग होता है उसका जो सत्ता, जो पावर होता है, वो जो मुखिया है अपने ग्रामीण के क्षेत्र में जो भी नागरिक है उनके ऊपर, जनता के ऊपर वो दे सकता है, उसे फ़ायदा उठा सकता है।
तो जो सरकार है, जो अब इसमें बंटवारा क्यों किया जाता है, आप देखिए यहाँ पे एक और मैं बता देता हूँ कि जो केंद्र सरकार जैसे मोदी जी है, मोदी जी ग्रामीण गांव तक तो वो देख नहीं सकते कि सबके गांव घर घर जाके कि क्या क्या नुकसान है, क्या हानि है, क्या उसके प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो इसके लिए सत्ता का विभाजन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है कि गांव के कोने कोने तक, गांव के व्यक्ति, हर व्यक्ति तक, घर तक, कि उसके अंदर क्या समस्याएं हैं, वहाँ तक की बंटवारा किया जाता है। स्थानीय सरकार जैसे मुखिया आता है, जो हमारे गाँव, जो गाँव समाज में आता है, पूछता है कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो खैर ये सब बात है, जो स्थानीय सरकार को बंटवारा सत्ता करता है, परंतु ऐसा कोई मुखिया नहीं आता है। तो इसी के साथ ही जो हमारा अगला है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में कैसे किया जाता है। तो जैसे कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, भाषाई, धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। अब जो सत्ता का बंटवारा है, जैसे भाषा, अलग अलग देश में अलग अलग भाषा के आधार पर किया जा सकता है और अलग अलग जाति धर्म के आधार पर किया जा सकता है, परंतु सबका सामंजस्य, सत्ता का बंटवारा एकदम बिल्कुल संतुलन बनाए रखने वाला होना चाहिए। जैसे बिहार का देखोगे तो वहाँ पे अलग भाषा धार्मिक होता है, फिर भी सत्ता का जो है वो एक ही है, उसका माना जाता है। तो इसका जो अगला पॉइंट है, एक बेल्जियम में सामुदायिक सरकार। अब सामुदायिक सरकार मैंने पढ़ाया है, रिवर्स करके देख सकते हैं वीडियो के ऊपर, क्या है सामुदायिक सरकार, जो कि हमारे आसपास के स्थानीय सरकार से जैसे ही सम्मिलित होती है। तो जो हमारा अगला पॉइंट है, कुछ देशों के संविधान में और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। अब देखेंगे कि जैसे हम अपने देश की, इसको मैं अपने देश के बारे में उदाहरण देके बताऊँ, जैसे कि जैसे हमारे देश में क्या होता है, एससी है, तो एससी को ना एक आरक्षण दिया गया है, जो संविधान में लिखा गया है कि जो हमारे राजनीतिक में ना, पॉलिटिक्स में जो एससी को, जो एससी जो जाति के जो लोग होते हैं उनको आरक्षण दी गई है कि उनके सीट इसमें आरक्षण है, वो इसमें उतर खड़े हो सकते हैं। जैसे विधायिका, प्रशासन, कोई भी मुखिया, चाहे कोई भी ऐसा चीज़ है, तो ऐसी कोटा के जो लोग होते हैं उनको इसमें दिया गया है, जो सामाजिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिसे दलित कहा जाता है, और जो बहुत सालों से उनको आगे बढ़ने के लिए नहीं किया जा सकता, उसको दबाया जाता है, चाहे महिलाएं हों, चाहे कोई भी ऐसे दलित समाज, तो उनको विधायक और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। तो ये उनमें कहा गया है। तो इसमें जो दलित वर्ग है वो आगे राजनीति में खड़े हो जाते हैं और अपना जो विधायिका प्रशासन की हिस्सेदारी दी जाती है उनको। तो ऐसे ही आप देखेंगे गाँव में, जैसे बिहार और यूपी में देखेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, जो दलित जो वर्ग के जो महिलाएं होती है वो खड़ा हो जाते हैं और मुखिया पद में, और मतलब अगर अच्छा काम करे तो जीत जाएगा, वरना वो सब अनपढ़ जो होते हैं वो उनको जीत जाते हैं आरक्षण की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये अपवाद भी हैं और कुछ ऐसी बातें, खैर इस सब में नहीं जाते हैं। तो अब इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, ये पूरा हो चुका है। अगर आपको कोई भी अगर इसमें समस्या आ रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, और हाँ, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और साझा करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बड़ी मेहनत से बनती है, तो और बहुत सारे आवाज़ भी करते हैं, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी मेहनत लगती है। तो अपने दोस्तों में प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम और वीडियो बनाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।